हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है हम लोग क्लास जो है अगला करेंगे। जो भी हम लोग क्लास किए थे यानी क्वेश्चन जितना तक हुआ था, आज उसके अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का सीरीज आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। जैसा भी लग रहा है लेकिन आप लोग पढ़िए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारा पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं कि एक जगह मिल जाए तो आप लोग जो है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए 87 89 69 42 और 29। इस नंबर पे जैसे ही व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कल कहाँ तक पढ़े हुए थे, ये 15 तक कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पसीने वाली ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। पसीने वाली ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड हम लोग बोलते हैं। तो ये आप लोग खुद से भी सोचिए कि स्वेट ग्लैंड जो है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, कहाँ होती है जिससे कि पसीना हमारा कहाँ से निकलता है। ऑप्शन फर्स्ट है गुर्दा, यानी इसको हम लोग किडनी बोलते हैं। ऑप्शन बी है यकृत, इसको हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। अग्न्याशय दिया है यानी कि पैनक्रियाज। और ऑप्शन नंबर डी दिया है त्वचा यानी कि स्किन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा से ही ना पसीना निकलता है, तो त्वचा में ही पसीना ग्रंथि होती है। पसीना ग्रंथि से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। ठीक है, और ये ग्रंथि एक क्या है, उत्सर्जी ग्रंथि है, जिससे जो है वेस्ट मटेरियल निकलता है। ठीक है, इसको हम लोग श्वेत ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, श्वेत ग्रंथि से भी क्या निकलता है, यहाँ पे पसीना निकलता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य की रोशनी के संपर्क में आती ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसी किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे ही हम लोग सूर्य के संपर्क में जाते हैं यानी कि तेज धूप में जाते हैं तो हमारी त्वचा क्या हो जाती है, सांवली हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन फर्स्ट है कैरोटीन, ऑप्शन बी है ऑक्सीलोफाइड और ऑप्शन सी है मेलेनिन और ऑप्शन डी है फ्लोक्सान्थिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेलेनिन। ठीक है, मेलेनिन के कारण ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। होता यूँ है कि देखिए हमारी त्वचा सांवली क्यों होती है, मेलानिन के कारण। ठीक है, जिसके में जितना ज़्यादा मेलेनिन होगा उसकी त्वचा उतना ही डार्क होगा। जिसके में मेलेनिन कम होगा वो आदमी क्या हो जाएगा, गोरा होगा। तो ये सांवला और गोरा किस कारण होता है, मेलेनिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है। आंतरिक गति यानी आंतरिक गति जो है किस अंग के द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है दिमाग, ऑप्शन बी है दिल, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है यकृत यानी कि लीवर। तो आंतरिक जो भी हम लोग के बॉडी में गति होती है तो वो दिल के कारण होती है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। यानी हमारा जो है बुद्धि, स्मृति यानी कि कोई आप लोग किसी आदमी को देखे होंगे कि उसकी क्या होती है कि मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसको ज़्यादा चीज़ें याद रहती है, चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहती है, या फिर बहुत ही जल्दी उसको कोई भी चीज़ याद करता है तो बहुत जल्दी याद हो जाता है और किसी किसी को जल्दी से याद नहीं होता है। तो वो किस कारण से, हाइपोथैलेमस के कारण या फिर सेरिब्रम के कारण या कार्पस कालोसम के कारण या फिर मिड ब्रेन के कारण।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। मस्तिष्क का ही ये एक पार्ट है सेरेब्रम। इसी के कारण क्या होता है कि हमारा जो है मेमोरी पावर डिपेंड करता है सेरेब्रम पे, कि हमारा मेमोरी पावर जो है वो कैसा है। ठीक है, यह क्या करता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को भी जोड़ता है सेरेब्रम। याद रखिएगा, मस्तिष्क और सेरेब्रम को भी मेरुरज्जु को भी जोड़ता है। और एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है थैलेमस। तो थैलेमस क्या करता है कि हमारी जो भी बाहर की वातावरण है, या फिर ठंड लगना, ठीक है, गर्मी लगना, या फिर को हमारा हाथ जल जाता है, तो ये सारे अनुभव किस कारण होता है, थैलेमस के कारण। और हाइपोथैलेमस के कारण क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों को क्या होता है कि आंतरिक जो चीज़ें होती है, आंतरिक, जैसे कि हम लोग प्यार बोल दें, या फिर अंदर जो भी चीज़ें दर्द होती है जो बाहरी से रिलेटेड नहीं हो, आंतरिक हो, तो ये सारे चीज़ें जो है हाइपोथैलेमस नियंत्रण करती है। याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव शरीर का कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। यानी जल का संतुलन, यानी जल को बैलेंस करने में कौन सा उत्तरदायी है अंग। ऑप्शन फर्स्ट है गुर्दा, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है लीवर। तो यहाँ पे हमारा जो गुर्दा हो जाएगा, यानी कि किडनी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। ठीक है, तो किडनी क्या करता है, जल को संतुलन करता है, जल को प्यूरिफिकेशन करता है। ठीक है, मानव मूत्र क्या है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की, मानव मूत्र क्या है। यानी मानव मूत्र की प्रकृति पूछ रहा है कि वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है क्षारक, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन सी है न्यूट्रल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी। और कितना होता है, 4.8 से 8.4 तक इसका जो है होता है। चलिए, यहाँ पे हम लोग जो है अगर औसत में पूछे तो 6.2 बताइएगा। ठीक है, और औसत में अगर आप लोग से पूछे कि मानव मूत्र कितना होता है पीएच, तो 6.2 बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिक। इसको ब्रिक को जो है हम लोग किडनी भी बोलते हैं, किडनी का ही ये एक हिंदी है। तो आप लोग ब्रिक बोलिए, गुर्दा बोलिए, किडनी बोलिए, सारा चीज़ जो है एक ही है। तो ब्रिक के आकार के द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है। ठीक है, ब्रिक के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल जा रहा है कि किडनी के आकार जैसा द्वार किस कोशिकाएं में होती है। यानी किस टाइप का कोशिकाएं जो होती है किडनी के आकार जैसा दिखती है। तो द्विबीजपत्री पादपों में, एक बीजी पादपों में, उपयुक्त दोनों में से, और ऑप्शन नंबर डी है शैवाल। तो हमारा जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री दोनों जैसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है। यानी डायबिटीज इंसिपिड्स रोग जो होता है वो किस कारण से होता है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है ग्लूकेगोन की कमी से, ऑप्शन बी है इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन की कमी से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की कमी से। तो देखिए, होता यूँ है कि अग्न्याशय आप लोग जानते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उससे क्या निकलता है, इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है। ठीक है, इंसुलिन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम है कि क्या है। तो आप लोग बताइएगा कि इंसुलिन एक प्रोटीन है। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अग्न्याशय से। ठीक है, अग्न्याशय से। अग्न्याशय की एक बीटा सेल होती है, इसी से
इंसुलिन निकलता है। ठीक है, डीपली क्वेश्चन पूछता है। 8853 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें पूछा हुआ था कि इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है। ये नहीं पूछा था, ग्रंथि का नाम नहीं, वो डीपली में जाकर पूछा था कि इंसुलिन किस कोशिका से निकलती है। तो इंसुलिन जो है अग्न्याशय की बीटा कोशिका से निकलती है। तो इंसुलिन का काम क्या है कि ये शरीर में क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा का जो है ये कम कर देता है। क्या करता है, कम करता है। और इंसुलिन हार्मोन नहीं होता है, एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या हो गया कि ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, तो वही क्या होता है कि पैंक्रियाज में यानी अग्न्याशय में गड़बड़ी के कारण इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है कि इंसुलिन का कमी हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज की मात्रा को कम नहीं कर पाएगा, यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी ना तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ बीमारी हो जाएगी। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिड्स रोग हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इंसुलिन क्या हो जाएगा कि बढ़ जाता है, तो नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं। इंसुलिन क्या होता है, एक प्रोटीन है और वो ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज तो क्या होता है कि इंसुलिन कम हो जाता है, इंसुलिन का स्राव कम होता है, जिससे कि क्या हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और यही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग को एक व्हाट्सअप नंबर, ये चंदन सर का व्हाट्सअप नंबर है 87 89 69 42 और 29। ठीक है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए और ये पीडीएफ आप लोग को तुरंत मिल जाएगा। ये पीडीएफ लेना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को एग्ज़ाम जो है क्रैक करना है, आने वाली वैकेंसी में अपना एक सीट लेना है, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ कर जाइए। इस पीडीएफ से कुछ बाहर नहीं आने वाला है। अभी आप लोग के सामने कम्युनिटी का भी क्वेश्चन आएगा, जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ था वो सारा कुछ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित जो है रहते हैं, यानी हार्मोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, एकल, दुक्कल, यानी कि पॉलीमर या फिर मोनोमर या फिर डीमर, डिनर या फिर उपरोक्त सभी तरह। ठीक है, तो हार्मोन जो है सभी टाइप के होते हैं, तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा। आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है,
सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं। क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य में त्वचा के रंग का निर्धारण होता है। ठीक है, मनुष्य में त्वचा का रंग का निर्धारण कैसे होता है? ऑप्शन फर्स्ट है मल्टीपल एलील्स द्वारा, लिथल जीन्स द्वारा, पॉलीजीन्स द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पॉलीजीन्स द्वारा। देखिए अब तक एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है तो अब वो डीपली क्वेश्चन पूछेगा। मेलानिन जो है सबको जानते रहता है, तो मेलानिन नहीं दे करके ये पॉलीजीन्स दे दिया है और वो पॉलीजीन्स कौन सा है? मेलानिन है। ठीक है, इसी पिगमेंट के कारण, मेलानिन क्या है? एक पिगमेंट होता है। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है? मनुष्य का रंग निर्धारण होता है पॉलीजीन्स मेलानिन के कारण। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि ये पीडीएफ आप लोगों को, ये पीडीएफ ही आप लोग को सिलेक्शन दिलाएगी क्योंकि ये पीडीएफ जानता है कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया था और क्या पूछा जा सकता है, इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलाश निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन क्या है? ठीक है, चलिए हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है NaAA, 2,4-D, IAA, IBA। तो राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D। 2,4-D का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जाता है। 2,4-D का क्या फुल फॉर्म होता है तो लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। डाईक्लोरोपेनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाईक्लोरोपेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, डाईक्लोरोपेनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। और ये क्या है? एक खरपतवार नाशी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ACTH। ठीक है, ACTH हार्मोन जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिवृक्क वल्कुट से, अधिवृक्क अंतसा से, पीयूष ग्रंथि से, पीनियल काल से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो पीयूष ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से ACTH जो है हार्मोन स्रावित होता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, इसी से स्रावित होता है।
इसको पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ये मानव मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि अधिकतर जो हार्मोन होते हैं उसको पीयूष ग्रंथि ही क्या करती है, कंट्रोल करती है। एसीटीएच जो हार्मोन होता है ये कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, फॉलिकुलर और ल्यूटियल चरण मासिक धर्म चक्र के किस चरण के विभाजक है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मासिक धर्म जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो फॉलिकुलर और ल्यूटियल चरण के किस चरण के विभाजक है? मतलब विभाजन मतलब यहाँ पे बराबर, ठीक है, फॉलिकुलर ल्यूटियल चरण, और इसमें कैसे कौन सा चरण है जो दोनों ही बराबर है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है स्रावी चरण, ओवेरियन चरण, प्रोलिफेरेटिव चरण और यूटेरिन चरण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओवेरियन चरण। ठीक है, फॉलिकुलर चरण जो है इसमें क्या होता है, देखिए मेनली जो मासिक धर्म होता है उसका जो है 3 चरण होता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, उसको जो फेज बोलिए या फिर चरण बोलिए, ठीक है। तो पहला हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा हो गया प्रोलिफेरेटिव फेज, और तीसरा हो जाता है यहाँ पे ल्यूटियल फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज को हम लोग हिंदी में रक्तस्राव चरण भी बोलते हैं, रक्तस्राव चरण। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे रक्तस्राव होता है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रक्तस्राव चरण या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। इसकी संख्या ये जो है 3 से 5 दिनों तक रहता है। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद स्टार्ट होता है प्रोलिफेरेटिव चरण। ठीक है, प्रोलिफेरेटिव चरण बोलिए या फिर अवस्था बोलिए या फिर फेज बोलिए, यह मेंस्ट्रुअल पीरियड के तुरंत बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग 3 से 5 दिन तक होता है, इसको हम लोग क्या बोलिए, मेंस्ट्रुअल फेज बोले। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होता है प्रोलिफेरेटिव फेज, जिसको हम लोग जो है गुणन प्रावस्था भी बोलते हैं। तो ये जो है ब्लीडिंग के बाद स्टार्ट हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम होती है वो तैयार होती है, क्योंकि ब्लीडिंग जब हुआ रहता है तो ब्लीडिंग के दौरान यूट्रस की सबसे आंतरिक परत क्या होती है, इंडोमेट्रियम। ठीक है, इंडोमेट्रियम ही जब ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लड क्या एक टूटने से होता है? नहीं, वो जो यूट्रस यानी कि गर्भाशय की आंतरिक जो दीवार होती है वही जो होता है टूटने के कारण ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज में तो ये टूटकर ब्लड के रूप में बाहर निकल गई रहती है। तो ये प्रोलिफेरेटिव फेज जो होता है फिर से क्या करता है कि वो निर्माण करता है इंडोमेट्रियम का। ठीक है, और इसका काल कितना से कितना दिन के बीच रहता है? 10 दिनों तक ये रहता है। उसके बाद जो होता है ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है। जैसे ही क्या होता है, इंडोमेट्रियम बन जाता है। ठीक है, इंडोमेट्रियम बन जाने के बाद क्या होता है कि उसके बाद ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, ओव्यूलेशन के लिए ओवरी जो होता है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, ओवरी में ही ये सारा कुछ जो है होता है। ओवरी जैसे ही तैयार हो जाता है अंडोत्सर्ग के लिए, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, तो ओवरी यानी कि अंडाशय जो होता है अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अंडोत्सर्ग होता है तो उसके बाद हम लोग ल्यूटियल फेज स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये जो ल्यूटियल फेज रहता है वो 14 दिन तक रहता है। याद रखिएगा, इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुअल फेज कब से कब तक रहता है, तो 3 से 5 दिन तक। ठीक है, और जो प्रोलिफेरेटिव फेज होता है उसका दिन रहता है 10 दिन तक रहता है। और इस 10 दिन में क्या हो जाता है, इंडोमेट्रियम जो होता है वो निर्माण होता है। और ओवरी से क्या होता है, ओवरी से क्या बनता है, ओवरी में अंड जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है।
और अंडाशय से अंड निकालने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे अंडोत्सर्ग क्या होता है अंडोत्सर्ग होता है, उसके बाद वो ल्यूटियल फेज स्टार्ट रहता है और उसके बाद ये ल्यूटियल फेज 14 दिनों तक रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक रिंग से जुड़ी हुई एक पॉलीयूरेथेन योनि थैली जो आंशिक रूप से वल्वा को कवर करती है डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है महिला कंडोम, ऑप्शन बी है कॉपर टी, ऑप्शन सी है लेटेक्स, ऑप्शन डी है नॉर प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो क्या करती है कि महिला जो योनि होती है उसको कवर कर देती है। ठीक है, वल्वा को कवर कर देती है। योनि में क्या होता है, वल्वा, उसको कवर कर देती है। तो ये महिला जो कंडोम होता है, फीमेल कंडोम, वो क्या करती है कि वल्वा को कवर कर देती है, ढक देती है, जिससे कि स्पर्म क्या होता है कि अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग महिला कंडोम बोले। यहाँ पे देखिए कॉपर टी का बात आया, तो कॉपर टी भी क्या है, एक गर्भ निरोधक है। जो यहाँ पे एक फेमस क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉपर टी का काम क्या है। तो देखिए कॉपर टी क्या करता है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म की गतिशीलता क्षमता, जो गति करता है, स्पर्म क्या करता है आप सभी को पता है कि गति करता है। ठीक है, तो उस गति को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, गति की क्षमता को कम कर देता है और उसके अस्तित्व को ही प्रभावित कर देता है। उसका अस्तित्व क्या है, गति करना, गति करके और क्या करना कि एग से मिलना। तो उसकी गति की क्षमता कम कर देता है। और कैसे कम हो जाता है, तो कॉपर में क्या लगा रहता है, कॉपर रहता है। ठीक है, तो कॉपर एक आयन है और शुक्राणु गति को गर्भावस्था से रोक देता है। ठीक है, कॉपर क्या है, एक आयन है, इसीलिए क्या करता है कि सीधे शुक्राणु के लिए एक विषाक्त पैदा कर देता है, ये एक जहर का काम करता है। ठीक है, ये आयन जो होता है, कॉपर क्या है, एक आयन है और ये कॉपर स्पर्म के लिए क्या बन जाता है, जहर का काम बनता है और इसकी गति की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो होता है वही आ गया। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर अभी जस्ट हम बताए हैं कि गर्भ निरोधक जो शुक्राणु की गतिशीलता, क्षमता और अस्तित्व को प्रभावित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है कॉपर टी, ऑप्शन बी है वैजिनल रिंग, ऑप्शन सी है माला डी और ऑप्शन जो डी है वो है प्रोजेस्टेरॉन केवल गोली। तो अभी हम जस्ट बताए हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है, कॉपर टी। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है अभी महिला कंडोम के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला कंडोम जो होता है वो किससे बना रहता है। ठीक है, तो महिला जो कंडोम होता है एक मजबूत प्लास्टिक से बना रहता है और उस प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीयूरेथेन। ठीक है, पॉलीयूरेथेन का बना होता है, एक प्लास्टिक का नाम है पॉलीयूरेथेन। इसी से क्या बना रहता है कि महिला कंडोम बना रहता है। ठीक है, और इसको क्या किया जाता है, महिला जो कंडोम होता है उसको क्या करा जाता है कि योनि के अंदर फिट किया जाता है। ठीक है, योनि के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो होता है वो अंदर नहीं जा पाता है, जिससे कि निषेचन नहीं हो पाता है और महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, समझ में आया, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। महिला कंडोम जो होता है वो किस प्लास्टिक से बना रहता है, पॉलीयूरेथेन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका हम लोग महिला कंडोम के बारे में जान लिए, कॉपर टी के बारे में जान लिए। अब अगला 31 नंबर क्वेश्चन जानते हैं कि इनमें से कौन गर्भ निरोधक है जो गर्भाशय ग्रीवा श्लेष्मा के गाढ़ेपन का कारण बनता है और अंडाशय से डिंब को निकलने से रोकता है। ठीक है, तो ये चार आप लोगों के सामने गर्भ निरोधक दिया गया है। तो इसमें से कौन सा ऐसा गर्भ निरोधक है जो गर्भाशय ग्रीवा से जो श्लेष्मा निकलता है उसके गाढ़ा कर देता है। ठीक है, गाढ़ा कर देता है और अंडाशय से
अंडाशय से डिम्ब यानी कि अंड को निकलने से रोकता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है लिप्स लूप, ऑप्शन बी है माला डी, ऑप्शन सी है कॉपर टी, ऑप्शन डी जो होता है वो है डायफ्राम। तो देखिए आप लोग माला जो होता है माला डी के बारे में जानते होंगे। ठीक है, माला डी क्या करता है? माला डी तो सबसे पहले एक जो होता है गर्भ निरोधक गोली है, जिसको गोली है तो इसको ओरल रूप में लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि गर्भाशय से अंड को निकलने से रोकता है। ठीक है, अंड को निकलने से रोकता है यानी कि अंडोत्सर्ग को भी रोकता है, यानी अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन को भी रोकने का काम करता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि माला जो डी है वो कैसे गर्भ निरोधक का काम करती है, तो ये क्या करती है कि ओवुलेशन को रोकती है, यानी अंडाशय से अंड निकालने के लिए भी ये क्या कर देती है, देरी कर देती है, यानी कि निकलने से रोकता है। ठीक है, और क्या करता है कि माला डी का और क्या काम है कि ये भी स्पर्म को क्या कर देता है, गति को कम करता है, जिससे कि क्या होता है कि स्पर्म एग से नहीं मिल पाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो होता है इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि माला डी का काम क्या है, तो ये ओव्यूलेशन को रोकता है, यानी अंडोत्सर्ग को रोकता है। और कॉपर टी क्या करता है कि स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देता है। माला डी भी करता है, लेकिन ये उसको स्पर्म की गति को कम करने के साथ साथ और ये क्या कर देता है कि अंडोत्सर्ग को भी रोकने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन जो होता है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा परत होती है? ठीक है, गर्भाशय गुहा में जो होती है श्लेष्मा की जो परत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है एक्टोमेट्रियम, ऑप्शन बी है इंडोमेट्रियम, ऑप्शन सी है पेरीमेट्रियम, ऑप्शन डी है मायोमेट्रियम। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो श्लेष्मा की परत होती है ना गर्भाशय गुहा की, गुहा की, ठीक है, गर्भाशय यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस की यहाँ पे जो आंतरिक परत होती है, आंतरिक परत में क्या रहती है, श्लेष्मा होती है। ठीक है, तो उसी श्लेष्मा परत को हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं। एक और फेमस क्वेश्चन है, पूछा जा रहा था एग्जाम में BTS 10,799 में कि गर्भाशय यानी यूट्रस की कितनी परत होती है। ठीक है, कितनी परत से मिलकर बनी रहती है, तो याद रखिएगा उसका जो होता है 3 परत होती है, मेसोमेट्रियम, ठीक है, मेसोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। ठीक है, और इंडोमेट्रियम क्या होता है कि सबसे आंतरिक दीवार होती है जो कि श्लेष्मा परत से मिलकर बनी रहती है। श्लेष्मा परत को ही इंडोमेट्रियम बोलते हैं। याद रखिए गर्भाशय की कितनी परत होती है, 3 होती है, मेसोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। नहीं याद है तो लिख लीजिए, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिपक्व अंडाणु के साथ शुक्राणु के संलयन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, परिपक्व यानी कि मैच्योर, अंडाणु यानी कि एग। ठीक है, उसके साथ जब अंड और स्पर्म जो मिलता है आपस में, संलयन यानी कि मिलना। ठीक है, तो जब एग और स्पर्म आपस में मिलता है तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है ओवुलेशन, ऑप्शन बी है युग्मक जनन, ऑप्शन सी है निषेचन, ऑप्शन डी है आरोपण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा निषेचन, जिसको हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। देखिए जब क्या होता है कि जब एग, ठीक है, और स्पर्म आपस में मिलता है तो उसको हम लोग निषेचन बोलते हैं। ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग, ठीक है, यानी अंड का उत्सर्जन होना। ठीक है, अंडाशय से अंड का निकलना ओवुलेशन कहलाता है, यानी कि अंडोत्सर्ग। युग्मक जनन क्या होता है कि जब युग्मक आपस में मिलते हैं, यानी जब जाइगोट आपस में मिलते हैं तो हम लोग उसको युग्मक जनन बोलते हैं। निषेचन के बारे में हम लोग जान ही गए,
और आरोपण यानी इम्प्लांटेशन, हमको इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। कहीं अगर कोई चीज़ कहीं और है, जैसे कि क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यूट्रस के, क्या होता है, यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। यूट्रस के यहाँ पे ये यूट्रस हो गया और ये आप लोगों का फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है। इस फैलोपियन ट्यूब में अंड और स्पर्म मिलते हैं और मिलने के बाद इम्प्लांटेशन कहाँ हो जाता है, यूट्रस में। तो इसी को हम लोग आरोपण बोलते हैं, ठीक है, आरोपण बोलेंगे, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना रहता है रुधिर से अतिरिक्त क्या, ठीक है। देखिए डायबिटीज का एक लक्षण होता है और वो लक्षण क्या है, बार बार उसको क्या लगता है कि पेशाब लगता है, ठीक है, उसको बार बार पेशाब लगता है। तो ये उसका एक लक्षण होता है डायबिटीज का, यानी कि शुगर का। तो डायबिटीज़ में क्या हो जाता है, किस चीज़ का लेवल बढ़ जाता है, आप सभी को बताए, ग्लूकोज की क्या हो जाता है, लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही ग्लूकोज की मात्रा को वो बाहर निकालने के लिए बार बार जल पीता है और उसको पेशाब जाता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। बार बार जल क्यों पीता है, क्योंकि उसको बाहर निकालना रहता है ग्लूकोज की मात्रा, क्योंकि जब उसको डायबिटीज़ हुआ रहता है तो उसको क्या हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया रहता है। डायबिटीज़ का एक और नाम आप लोग याद रखिएगा, मधुमेह या फिर चीनिया रोग भी बोलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।